थर्ड क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि, यही होती है अभाज्य गुणनखंड विधि जो ऊपर कर रहे हैं हम, द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो कर लो पहला क्वेश्चन। तो आ जाएगा 12, गुणा करो 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 3, 3 एकम 3, फिर करेंगे 15 पे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 5 से जाएगा 1, फिर क्या बचा 21 बचा है। ये वाला क्वेश्चन है, हाँ पहला कर रहा हूँ। फिर 21 है, 3 से जाएगा 7, फिर 7 से 1, तो इसका मतलब 12 का लिखो पहले, 2 गुणा 2 गुणा 3, यही तो है। उसके बाद 15 के लिखो, 15 क्या है 2 और 5, सॉरी 3 और 5, 3 गुणा 5, फिर 21 के 3 गुणा 7, तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, तीनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या होगा 3, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखो 2 2 बार है, 2 गुणा 2 हो गया। उसके बाद ये 3 का पूरे का 1 3 आ जाएगा, गुणा 5 बचेगा और 7 बचेगा। ठीक, इसको गुणा करोगे 4 3 गुणा करोगे आ जाएगा 420। ठीक है, हमारा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, क्वेश्चन में वही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 17 23 और 29। ये तो ऑलरेडी 3 के 3 क्या हैं अभाज्य संख्या हैं, तो कर लो। 17 17 एकम 17, 23 23 एकम 23, उसके बाद 29 29 एकम 29। तो एचसीएफ है कुछ इन तीनों में कॉमन, बताओ लिख लो। चलो 17 को क्या लिखूंगा, 17 को 17 ही लिखूंगा। ठीक है, तो इन तीनों में कुछ कॉमन है, एक तो 17 है, इसका 23 कुछ नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में क्या कॉमन होगा, दिख रहा है ना 1 है, तो 1 लिख दो। ठीक है, एलसीएम में यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, देखो 17 को लिखो 17 गुणा 1, 23 को लिखो 23 गुणा 1, 29 को लिख दो 29 गुणा 1, तीनों में एक कॉमन है। उसके बाद एलसीएम, ये 1 से गुणा करोगे कुछ भी हो जाए, तो इन तीनों को ही गुणा कर दो, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा 11,339। आपसे गुणा कर लेना खुद। ठीक है, ये रफ का काम है, रफ में गुणा करना है ऐसे, ये आ जाएगा इसका आंसर, और पहला आंसर ये आ गया। अब लास्ट पार्ट बचा है इसका 8 9 और 25 का निकालना है। 8, दूसरा क्या है 9 और 25, तो करते हैं 2 से जाएगा, 2 से चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 से जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, 5 से 25 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 5। अब देखो एचसीएफ आएगा कुछ, इसमें कॉमन ही नहीं है कुछ, तो इसका मतलब एचसीएफ बराबर 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 मत लिख देना, 1 तो होगा ही ना, 1 से तो तीनों में गुणा भाग हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सबको गुणा करना है। क्या लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 ऊपर वाली लाइन, फिर दूसरी गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सबको गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा इतना। ठीक है, गुणा कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं था, जो हमने जांच करने को बोला था, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, तो वही इसी का यूज इस वाले में करना है। क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो देखो एलसीएम को यहीं छोड़ोगे, एचसीएफ इसके नीचे चला जाएगा, इसका मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्या, मान लो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो हैं ए और बी। ठीक है, इसको मैं एक ऐसे लिखता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणा बी, ऐसा लिख सकता हूँ। और एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ ए और बी का, ए और बी का एलसीएम, ये एल है ये सी है, गुणा एचसीएफ, एचसीएफ किसका,
ए गुणा बी, मतलब वही लिखा है ऊपर वाला मैंने, बस यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखे ना ये, तो ए भी कुछ भी हो सकता है और बी कुछ भी हो सकता है, तो ये बताना चाह रहा हूँ। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणा बी बराबर वो होता है एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा ना इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, जैसे एचसीएफ का एलसीएम 9 है, एचसीएफ इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या है 9 है, तो यहाँ पे एलसीएम ऐसे ही यहाँ पे अगर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी दिया है, अगर ये दिया होता तो यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे लिखते, अभी लिखेंगे देखो जब ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो अगर ये यहाँ पे ए की जगह 306 है और इसकी जगह कितना है 6 5 57, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो इससे एक फॉर्मूला बनेगा क्या, एलसीएम किसी 2 नंबर का एलसीएम वो क्या होगा, दोनों को गुणा करेंगे बट्टे एचसीएफ होगा, इन दोनों का ये एचसीएफ, एक फॉर्मूला ये बना, इसी से बना ना, ये देखो ये नीचे, ये इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड होके, भाग हो जाएगा ना, गुणा में है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखो अगर एचसीएफ निकालना हो, देखो इसमें तो एलसीएम निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, कैसे, इन दोनों को गुणा करके ऊपर लिख दोगे, नीचे 9 लिख दोगे, 9 से भाग करोगे, वो आंसर आ जाएगा। ऐसे एचसीएफ निकालना हो, अगर एग्जाम में घुमा भी देगा क्वेश्चन, तो अगर एचसीएफ निकालना हो तो इन दोनों को गुणा करोगे, नीचे इन दोनों के एलसीएम से भाग कर दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है क्या क्या दिया है हमको, ये दिया है कि एचसीएफ दे रखा है किसका, 306 और 657, 306 और 657 का कितना दिया है 9, ठीक है। और पूछा क्या है एलसीएम बताओ इनका, तो कैसे, या तो निकाल लो या तो इस मेथड से कर लो, इन दोनों का एलसीएम अलग से निकाल लो, लेकिन ये दिया है आपको जब एचसीएफ तो फॉर्मूला लगा के करो। तो क्या लिखोगे, एलसीएम 306 और 657, यही है ना, हाँ, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को गुणा, ये तो लिखा ना ए और बी, ए क्या है ये है, बी है, बट्टे इन दोनों का एचसीएफ इन दोनों का, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है 9। तो देखो मैं इसको 3 से काटते रहा हूँ, तुम इसको डायरेक्ट गुणा करके और भाग भी कर सकते हो, थोड़ा कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 से कटेगा, हाँ 3 3 9 जो को 12, आप गुणा कर लो 34 गुणा 657, तो ये गुणा करके आएगा 22,338, ठीक है, गुणा कर लेना इन दोनों को, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में होगा तो उसे भी ट्राई करना। अब है 5th क्वेश्चन, क्या है 5th क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n लिखा है, ठीक है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बोल रहा है अगर 6 की घात n करेंगे, 6 की घात कुछ भी करेंगे, मतलब कोई भी n में कुछ भी हो, अगर 2 हो या 4 हो, कि कभी ऐसा होगा कि इसके लास्ट में 0 आए, मतलब जैसे 6 की घात 2 करते हैं तो इसका मतलब 36 आता है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है 6, या कि 6 की घात 3 करेंगे कितना आएगा, इसको गुणा करके देख लो, ये आएगा 216, इसके लास्ट में फिर भी 6 आ गया। तो ये पूछ रहा है कि क्या 0 समाप्त होगा, तो देखो कोई संख्या 0 पे समाप्त तब होती है जब उसमें 10 से भाग जाता है, किससे जाता है 10 से, कोई संख्या 0 पे समाप्त तभी होती जब उसमें 10 से भाग जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ ये 4 की घात n 0 पे समाप्त होगी, तो आप क्या करोगे, इस 4 के फैक्टर करोगे, 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 गुणा 5, इस 4 के फैक्टर करोगे और इसके फैक्टर में, इसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 होता है तो इसका मतलब ये संख्या 0 पे समाप्त होगी। 0 मतलब इसका लास्ट जो इकाई अंक होगा वो 0 होगा। जैसे अभी समझो, मान लो 1 मिनट के लिए ये है आपका 50 की घात n करेंगे, तो 50 का फैक्टर कर लो, 50 के फैक्टर में किससे आएगा, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 से करेंगे 1, मतलब 2 और 5 से इसमें भाग जा रहा है, इसका मतलब 50 की घात कुछ भी करूँ मैं n का मतलब ये कहीं ना कहीं 0 पे समाप्त होगा। लेकिन अगर मैं आपके एग्जांपल में देखो एक क्वेश्चन दिया 4 की घात n, ये होगा समाप्त, तो फैक्टर कर लो, चारों करेंगे 2 से जाएगा 2 से करेंगे 1, तो इसमें तो 5 आ ही नहीं रहा है, तो 5 से विभाजित तो नहीं है 4, इसका मतलब ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। कौन, 4 की पावर n। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो 6 की घात n है इसको हम लिख सकते हैं क्या,
अगर इसको मैं लिखूँ 2 3 6, 3 3 कम 3, इसका मतलब ये कितना आया 2 गुणा 3 की घात n। इसका मतलब इसमें 5 तो है ही नहीं, 5 नहीं है का मतलब इसमें 5 से विभाजित नहीं होती है, तो इसका मतलब 6 की पावर 6 5 से विभाजित, यहाँ लिख देना, यहाँ 6 5 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। खुद ही सोचो, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 10 से भाग होना चाहिए, 10 का मतलब 2 गुणा 5 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, लिख लेना कि वह संख्या जिसमें 2 और 5 से 2 गुणा 5 लिखा, 2 व 5 से, जिसमें नहीं, जो 2 5 से विभाजित हो वह 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, क्या मतलब, जो मैंने ऊपर बताया तुम्हें कि अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब इसका कुछ पावर करूँगा n करूँगा तो वो 0 पे समाप्त होगी। तो ये लाइन मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखी है, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन तो इतना ही है, इसका आंसर नहीं है ये, नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं। देखो, ये और ये दोनों संख्या जो हैं बोला भाज्य संख्या हैं, क्यों, देख लो, इसको ट्राई करते हैं। यह 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, व्याख्या करनी है ना, क्यों है। तो देखो, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 को कॉमन ले लो। जब 13 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा क्या, 7 गुणा 11, यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, तो जब इसको लिख रहे हैं, ये क्या आया, 13 गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है ना, इसको गुणा करके देख लो, नहीं भी करोगे छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो, ये ऐसे। ठीक, करना चाहो तो कर सकते हो, इन दोनों गुणा 77 आ जाएगा और 1, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 78, इसको भी फैक्टर कर सकते हो फिर से। ठीक है, कुल मिला के समझो, इसको छोड़ो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा लिख दिया, इसका मतलब इसमें 13 से भाग तो जाएगा ही ना, इसके नीचे मैं 13 से भाग करूँगा तो जा तो रहा है, 1 आ रहा है ना, और कुछ नंबर यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 13 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या क्या है, 13 से विभाजित है, संख्या 13 से विभाजित है, उसका मतलब भाज्य संख्या होगी। और एक्स्ट्रा भी जो बच रहा है कुछ, भाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें खुद का और 1 से भाग जाए, तो 1 से तो जाएगा 13 में, 13 से भी जा रहा है और एक्स्ट्रा भी बच रहा है, मतलब उसमें भी किसी न किसी से भाग जाएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको 78 लिखोगे, 78 को क्या कर सकते हो, फैक्टर कर लो इसके, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से दोगे 1 3 13, तो इसको मैं देखो 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख रहा हूँ, तो इसके इतने फैक्टर हैं। मतलब जिस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इस संख्या को हमने किस में लिखा है, यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगी, वो भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, तो ये विभाजित है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी 13 से विभाजित है और एक्स्ट्रा भी बच रहे हैं। तो कुल मिला के आपको लिखना है, बस इतना में छोड़ दो इसको। ऐसे ही यहाँ पे भी है, देखो गुणा 4 गुणा 3, ये क्वेश्चन हाँ दूसरा वाला पार्ट इसका, 2 गुणा 1 धन 5, देखो दोनों 5 है तो 5 कॉमन ले लो, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 5 तो लिख लिया बाहर, तो 4 बचेगा ना, 4 3 2 और 1, और यहाँ से 5 बाहर ले लिया, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये भी 5 से विभाजित है, क्या है, संख्या 5 से विभाजित है। और एक्स्ट्रा भी बच रहा है, इतने नंबर भी तो हैं, इसको गुणा करोगे 1 जोड़ोगे तो कुछ और भी तो बच रहा है, इसका मतलब उसको कुछ और में भी जा रहा होगा, गुणा में ही तो है ये। विभाजित का मतलब कटना हो चाहे कुछ, जैसे ये है, तो ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, 5 से ही कट रहा है और एक्स्ट्रा भी बच रहा है, तो वही चीज़ ऊपर पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है, हाँ है, इसलिए आप कॉमन लेके इसको 5 से काट देंगे
5 से इसको भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा ना, और कट जाने के बाद यहाँ पे कुछ आएगा ये बचा हुआ, इसलिए 5 से विभाजित है। जैसे मैंने ऊपर फैक्टर करके लिखा था वैसे भी लिख भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो बड़ी हो रही है, सिंपल क्वेश्चन है लास्ट। देखो क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। देखो क्या है, एक वृत्ताकार पार का कोई पथ है, कोई रास्ता, मतलब यहाँ पे मान लो सोनिया और रवि है ना, एक रवि है और एक सोनिया है, यहाँ पे रवि भी है और सोनिया भी है, दोनों दौड़ना शुरू करते हैं यहाँ से, या चलना शुरू करते हैं, जो भी करते हैं। तो शुरू किए, तो जो सोनिया है वो 18 मिनट लगते हैं उसको इस पार के चक्कर ख़त्म करने में, और रवि को 12 मिनट। इसका मतलब रवि पहले भी दौड़ रहा है, रवि तेज़ दौड़ रहा है। मान लो अगर रवि यहाँ पहुँच गया, यहाँ से रवि दौड़ा और यहाँ पे पहुँच गया, इसका मतलब सोनिया कहाँ पहुँची, यहाँ पे पीछे। देखो करने के लिए तो इसमें सीधे एलसीएम कर दो, ठीक है। तो एक समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों, ये पीछे से गया इधर हो गया। ऐसे दूसरा क्या है, रवि तो उसने 12 मिनट में, लेकिन सोनिया क्या है 18 मिनट, मतलब रवि पहले पहुँच रहा है, सोनिया पीछे है। तो अगली बारी में फिर से, तो ये बोल रहा है ऐसा कौन सा समय आएगा, कितने मिनट बाद दोनों एक ही चक्कर पे आ जाएंगे, मतलब एक चक्कर का गैप तो आएगा ही आएगा, तो कितना टाइम लगेगा कि दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम। तो समझो क्वेश्चन को, क्योंकि देखो यहाँ पे तो चक्कर की बात कर रहा है, वहाँ से हो सकता है ट्रेन की बात करें, कोई और चीज़ की बात करेगा, तो इसके लिए एलसीएम निकालना होता है। तो ध्यान रखो एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 18 और 12 का एलसीएम निकालो। 18 का एलसीएम करोगे और 12 का फैक्टर करोगे, दोनों के फैक्टर करोगे, पहले गुणनखंड करोगे तभी एलसीएम निकलेगा। तो करो, 2 से करेंगे 9, फिर जाएगा 3 से, फिर यहाँ भी करो 2 से 4, 2 ही काम क्या कर दिया मैंने, 6 आएगा, और 2 से 3 आ जाएगा, 1, ठीक। अब देखो 18 को लिख देंगे, ये 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो आ जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से आ जाएगा 3, तो आ जाएगा एलसीएम बराबर, ये तो रहेगा ही 2 और ये भी रहेगा, एलसीएम निकालना है एचसीएफ नहीं। तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और जो बचे क्या, 2 और 3 भी बचे हैं लास्ट, तो इन 2 और 3 को भी लिख दो। देखो इसका 2 का ये 2, इस 3 का ये 3, और 2 ये 3 और ये 2 बचे हैं उनको भी लिख देंगे। तो आएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसका मतलब दोनों को गुणा करेंगे 36। किस में पूछा है, मिनट में है, इसका मतलब आंसर 36 मिनट आ जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या है आंसर, ठीक है। इसको मिनट लिखते हैं। तो उसके साथ 1.2 भी समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम 1.3 करेंगे।